नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति की एक बहुत ही कह सकते हैं एक नासूर बन चुकी समस्या पर बात करने वाले हैं, राजनीति का अपराधीकरण। देखिए, ये पूरी चर्चा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक हालिया रिपोर्ट पर आधारित है। और यकीन मानिए, ये रिपोर्ट हमारे लोकतंत्र के सामने कुछ बहुत ही चौंकाने वाले सवाल खड़े करती है। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। एडीआर की रिपोर्ट एक बहुत ही सीधा और परेशान करने वाला सवाल पूछती है। हमारे देश में चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारें, कुल मिलाकर लगभग आधे मतलब 47% मंत्रियों पर आपराधिक मामले आखिर दर्ज क्यों हैं? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, आप समझिए, ये हमारी पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम इस पूरे मुद्दे को 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले हम उन आंकड़ों को देखेंगे जो सच में चौंका देते हैं। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या की जड़ें आखिर हैं कहाँ। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास मौजूदा कानून क्या है, और आखिर में हम बात करेंगे कि इससे बाहर निकलने का आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कितनी बड़ी और कितनी गहरी है। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये वाकई में आंखें खोल देने वाले हैं। जैसा कि हमने अभी बात की, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि भारत में केंद्र और राज्यों को मिलाकर हर 2 में से लगभग 1 मंत्री ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केस डिक्लेयर किया है। जरा इस बात को सोचिए, जिन लोगों पर देश के कानून बनाने की और उन्हें लागू करवाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हीं में से आधे लोगों पर खुद कानून तोड़ने के आरोप हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये और भी गंभीर हो जाती है। इन 47% मामलों में से भी 27% मामले सीरियस क्रिमिनल केसेस की कैटेगरी में आते हैं। मतलब हम यहाँ किसी छोटे मोटे झगड़े या विवाद की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों जैसे संगीन आरोपों की। अब आप सोचिए, जब ऐसे आरोपों वाले लोग सत्ता के शिखर पर पहुंचते हैं तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं रह जाता, ये तो हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देती ही क्यों हैं? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, विनेबिलिटी, मतलब जीतने की काबिलियत। अब जरा इस स्लाइड पर दिख रहे 2024 के एडीआर डेटा को देखिए। जिन उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज थे, उनके चुनाव जीतने का चांस था 15.3%, और वहीं जिनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी थी, उनका सक्सेस रेट था सिर्फ 4.4%। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही पार्टियों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि दागी उम्मीदवार चुनाव जीतने की ज्यादा गारंटी देते हैं। और जानते हैं सबसे चिंता की बात क्या है? ये कोई रुकी हुई समस्या नहीं है, बल्कि ये एक बढ़ता हुआ खतरा है। साल 2009 से लेकर आज तक हमारे सांसदों में क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों की संख्या में 55% का भारी उछाल आया है। ये दिखाता है कि पिछले 1.5 दशक में राजनीति का अपराधीकरण कम होने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, और ये हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को लगातार खोखला कर रहा है। तो ठीक है, समस्या कितनी बड़ी है ये तो हमने देख लिया। अब चलिए इसके दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक दुष्चक्र बन गया है, इसके पीछे के असली कारण क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं कि जब हम कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण, तो इसका असल में मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों का पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेना और फिर चुनकर पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाना। आपको शायद लगे कि ये कोई नई समस्या है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 1993 की वोहरा कमेटी रिपोर्ट का एक हिस्सा है। मतलब आज से 30 साल से भी पहले इस रिपोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि भारत में राजनेताओं, अपराधियों और नौकरशाहों के बीच एक बहुत मजबूत गठजोड़, एक नेक्सस काम कर रहा है, जो पूरे सरकारी सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इससे पता चलता है कि इस समस्या की जड़ें कितनी गहरी और कितनी पुरानी हैं। तो ये गठजोड़ काम कैसे करता है? ये एक पूरा विशेष साइकिल है। पहला स्टेप, राजनेताओं को चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा और मसल पावर, यानी बाहुबल। दूसरा स्टेप, अपराधी उन्हें ये दोनों चीजें देते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? पुलिस और प्रशासन से प्रोटेक्शन और समाज में एक तरह की लेजिटिमेसी। और तीसरा स्टेप, इससे एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो दोनों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन हमारे पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाता है। इस गठजोड़ के अलावा भी कई और बड़े कारण हैं। पहला, चुनावों का बेतहाशा खर्च। ये पार्टियों को ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने पर मजबूर करता है जिनके पास या तो खुद का बहुत पैसा हो या फिर ब्लैक मनी तक उनकी पहुंच हो। दूसरा कारण है हमारा धीमा न्याय सिस्टम। नेताओं से जुड़े मामलों में सजा होने की दर बहुत कम है और केस सालों साल बल्कि दशकों तक चलते रहते हैं। इस देरी की वजह से ऐसे उम्मीदवारों के मन में कानून का कोई डर ही नहीं रहता।
और तीसरा, पहचान की राजनीति। कई बार हम और आप जैसे वोटर भी उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने के बजाय अपनी जाति या धर्म के आधार पर वोट दे देते हैं, जिससे ऐसे दागी नेताओं को एक तरह की सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस समस्या से लड़ने के लिए हमारे पास कोई कानून ही नहीं है? चलिए, अब जरा हमारे मौजूदा कानूनी ढांचे पर एक नज़र डालते हैं कि हमारे पास क्या सुरक्षा उपाय हैं। इस मामले में जो सबसे जरूरी कानून है वो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी कहते हैं। यही वो कानून है जो ये तय करता है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं। लेकिन इस कानून में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ है इसकी धारा 8, जो कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो अयोग्य हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ है धारा 11, जो इलेक्शन कमीशन को ये गजब की पावर देती है कि वो इस अयोग्यता की अवधि को कम कर सकता है या फिर पूरी तरह से हटा भी सकता है। 2019 का प्रेम सिंह तमांग का मामला इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां भ्रष्टाचार के दोषी एक नेता की अयोग्यता को चुनाव आयोग ने इसी धारा का इस्तेमाल करके कम कर दिया था। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रहीं, कानूनी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास भी हो रहे हैं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसी ही पहल है। ये बिल संविधान के आर्टिकल 75 और 164 में बदलाव का प्रस्ताव करता है। इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी मंत्री को ऐसे अपराध के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो सकती है, तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये एक बहुत जरूरी कदम हो सकता है, क्योंकि ये दोषी साबित होने तक निर्दोष वाले सिद्धांत से एक कदम आगे बढ़कर एक्शन लेने की बात करता है। तो ये तो साफ है कि समस्या बहुत गंभीर है और जो मौजूदा कानून है वो काफी नहीं है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर कि आगे का रास्ता क्या है। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या ठोस सुझाव दिए गए हैं? लॉ कमीशन जैसी संस्थाओं ने कई बहुत अच्छे और ठोस सुझाव दिए हैं। पहला, चुनावी हलफनामे में अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसकी सजा को कम से कम 2 साल किया जाए, ताकि वो अपने आप में ही अयोग्यता का एक कारण बन जाए। दूसरा, हाई कोर्ट्स में खास इलेक्शन बेंच बनाई जाए ताकि चुनावी याचिकाओं पर तेजी से सुनवाई हो सके। तीसरा, आरपीए एक्ट की उस विवादित धारा 11 की समीक्षा की जाए ताकि गंभीर अपराधों में सजा पाए लोगों को कोई रियायत न मिले। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई यानी सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाया जाए। ये एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी फंडिंग में पारदर्शिता आएगी और काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, कानून और सुधार अपनी जगह हैं, लेकिन हमें खुद से एक बड़ा सवाल पूछना होगा। एक लोकतंत्र में असली ताकत किसके हाथ में होती है? कानून बनाने वालों के या उन्हें चुनने वालों के? जब तक हम यानी कि वोटर जाति, धर्म और पैसे के असर से ऊपर उठकर साफ सुथरी छवि और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चुनना शुरू नहीं करेंगे, तब तक दुनिया का कोई भी कानून इस समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर सकता। फैसला और जिम्मेदारी दोनों हम ही पर हैं।